प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 10 में भारत में राष्ट्रवाद अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें 2 वीडियो हमने बनाया और आगे का जो है वीडियो वो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग भारत में राष्ट्रवाद अध्याय के अंतर्गत महात्मा गांधी के भारत आगमन तक की हमने बातें कर ली थी। अब उसकी आगे जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उसी का अध्ययन किया जाएगा। तो देखते हैं कि महात्मा गांधी भारत में 1915 ईस्वी में साउथ अफ्रीका से वापस आए। जब महात्मा गांधी भारत वापस आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। महात्मा गांधी ने भारत के नवयुवकों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित भी किया, इसीलिए उन्हें सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। महात्मा गांधी जब भारत आए तो वह गोपाल कृष्ण गोखले से उनकी मुलाकात हुई और उन्हीं की सलाह पर वे पूरे भारत का भ्रमण किए। महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना और महात्मा गांधी पूरे भारत वर्ष का भ्रमण करने के बाद उन्हें भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितनी भी समस्याएं थी उसके बारे में उनको जानकारी प्राप्त हुई। अब 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में एक साबरमती आश्रम की स्थापना की। महात्मा गांधी का जो विचार था वह सत्य और अहिंसा पर आधारित था। वह सत्याग्रह उनका प्रमुख विचार था। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, पहले इसे हम लोग समझ लें, उसके बाद आगे बात करेंगे। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह है। इसका मतलब ये है कि महात्मा गांधी का मानना था कि शारीरिक बल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शारीरिक बल के जगह पर हमें आत्मिक बल का इस्तेमाल करना चाहिए और वही शुद्ध बल है। आत्मिक बल ही शुद्ध बल है जिसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। यह सत्याग्रह विचार को लेकर के गांधी जी ने भारत में अपने आंदोलनों की शुरुआत की। तो इससे पहले जो उस समय की महत्वपूर्ण घटनाएं हुई गांधी जी के आगमन के बाद, उसके बारे में देख लेते हैं। तो 1916 ईस्वी में होम रूल लीग, यह लीग जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 ईस्वी में शुरू की गई। इसका जो क्षेत्र था, इसका जो मुख्यालय था वह पूना था। पूना का बेलगांव। अब इनका जो कार्य क्षेत्र था वह महाराष्ट्र मध्य प्रांत, महाराष्ट्र में बंबई को छोड़कर, ठीक है, मध्य प्रांत कर्नाटक और बरार था। यानी महाराष्ट्र में बंबई को छोड़ करके महाराष्ट्र शेष मध्य प्रांत कर्नाटक बरार जो है होम रूल का तिलक का क्षेत्र था। दूसरी तरफ सितंबर 1916 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास के अड्यार में होम रूल लीग की स्थापना की। तो एनी बेसेंट का जो होम रूल का कार्य क्षेत्र था वह तिलक के क्षेत्र को छोड़ करके शेष भारत में उनका क्षेत्र था। इसके लिए तिलक ने पंजाब और केसरी नामक पत्रिकाओं का संपादन किया और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिकाओं का संपादन किया। तो ये बच्चों लीग की बातें हुई। अब इस होम रूल लीग
चलने से एक बार फिर जो उग्रपंथी विचारधारा के लोग थे उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। 1916 ईस्वी में कांग्रेस का लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन हुआ। लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन हुआ दिसंबर के माह में। अब इसका जो अध्यक्ष थे मजूमदार थे और इस अधिवेशन में तिलक और गरम दल के बाकी सदस्यों ने भी भाग लिया। और इस समझौते, इस सम्मेलन, इस अधिवेशन का जो महत्वपूर्ण बातें थी, इस सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक बार फिर मुस्लिम लीग दोनों का एक समझौता हुआ। यह सब कुछ तिलक और जिन्ना के प्रयासों से हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का उद्देश्य जो था वह भारत में औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म देना था। इसीलिए ये दोनों संगठन जो है आपस में मिल करके राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास करने लगे, जिसका श्रेय तिलक और जिन्ना को जाता है। इसीलिए इस घटना को लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा होम रूल और लखनऊ समझौता। अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ समझौते में ही महात्मा गांधी भी उपस्थित थे। इस समझौते में, इस अधिवेशन में चंपारण, बिहार का एक जिला है चंपारण, वहां का एक किसान रामचंद्र शुक्ला जी उपस्थित हुए और महात्मा गांधी से वे मुलाकात किए और महात्मा गांधी को चंपारण में किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया, जहां पर किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। तो इसीलिए रामचंद्र शुक्ल कहना था कि आप चंपारण आए और लोगों की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए आप एक आंदोलन चलाएं। महात्मा गांधी ने इस बात को स्वीकार किया और वह चंपारण पहुंचे और चंपारण पहुंच करके उन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया और यह आंदोलन सफल रहा। यह महात्मा गांधी का चलाया जाने वाला भारत का पहला आंदोलन था जो नीलहे यानी नील की खेती करने वाले किसानों के लिए चलाया गया था। और इस सफलता से रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा और यहीं से उन्हें महात्मा के रूप में जाना जाने लगा। इसके बाद 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए एक आंदोलन किया। मिल मजदूरों की समस्याएं ये थी कि अहमदाबाद में प्लेग की महामारी फैली हुई थी, जिससे मिल मालिक ने 20% बोनस देने का वादा किया था, लेकिन मिल मजदूरों का कहना था कि हमें 35% बोनस दिया जाए। मिल मालिक का कहना था कि 20% बोनस लो या नौकरी छोड़ो। इसलिए महात्मा गांधी ने मिल मजदूरों के लिए अहमदाबाद में आंदोलन किया और इस आंदोलन में भूख हड़ताल भी की थी। मिल मालिक अंबालाल साराभाई गांधी जी का मित्र था और अंबालाल साराभाई और मिल मालिकों ने गांधी जी की बातों को मान लिया और 35% बोनस देने के लिए तैयार हुए। 1918 में ही ये तो मिल मजदूर के लिए हो गया। मिल मजदूर 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में किसानों का आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। गुजरात के खेड़ा में अकाल पड़ चुके थे, जिससे किसान लगान देने में असमर्थ थे। अतः किसानों को लगान देने के लिए बाध्य किया गया और उनसे लगान वसूली में जबरदस्ती भी की गई। इसीलिए महात्मा गांधी ने किसानों की लगान माफी के लिए किसान सत्याग्रह आंदोलन किया।
ये महात्मा गांधी के जो 3 प्रारंभिक आंदोलन थे यह क्षेत्रीय आंदोलन थे, लेकिन इस आंदोलन ने गांधी जी को पूरे भारतवर्ष में लोकप्रियता दिलाई और इससे गांधी जी एक चर्चित नेता के रूप में उभर करके सामने आए। तो ये तो गांधी जी की 3 प्रारंभिक आंदोलन हो गए। अब इसी बीच जो है गांधी जी के आगमन के बाद कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं चल रही थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। खिलाफत आंदोलन। यह आंदोलन मुसलमानों के द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और तुर्की जो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था वह हार चुका था और अंग्रेजों ने तुर्की ऑटोमन साम्राज्य का विभाजन किया और तुर्की में इस्लाम धर्म, मुसलमान धर्म का जो विश्व का धार्मिक गुरु होता था जिसे खलीफा कहते थे, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। इसीलिए विश्व भर के मुसलमानों में जबरदस्त आक्रोश हुआ और भारत के मुसलमान नेताओं ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन, खलीफा की गद्दी को बहाल करने के लिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन मुसलमानों का आंदोलन था, लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन जो है एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में दिखाई देने लगा। इस आंदोलन में हिंदुओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अभी इस आंदोलन के बाद इस आंदोलन के साथ साथ कुछ और घटनाएं चल रही थी। 1917 ईस्वी में सिडनी रौलेट इसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी और इस कमेटी ने एक कानून बनाने का सुझाव दिया था और यह कानून 1919 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद के द्वारा यह कानून बनकर के तैयार हुआ, जिसे रौलेट एक्ट का नाम दिया गया। इस रौलेट एक्ट के अंतर्गत किसी भी भारतीय नागरिक को बिना वारंट के, बिना मुकदमा के गिरफ्तार किया जा सकता था, ठीक है, और उसे किसी भी प्रकार की कोई भी अपने बचाव के लिए वकील या कोर्ट में अपील करने की अनुमति नहीं थी। इसीलिए इस कानून के विरोध में पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध हुआ और इसे काला कानून की संज्ञा दी गई। मोतीलाल नेहरू ने इस कानून को नो दलील, नो अपील, नो वकील वाला कानून कहा। गांधी जी ने इस कानून का विरोध किया और पूरे भारतवर्ष में इस कानून के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन चलाए जाने लगे। पूरे भारतवर्ष में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। तभी पंजाब के अमृतसर में कुछ सत्याग्रही जुलूस निकाले हुए थे जिस पर पुलिस ने गोलियां चला दी थी और वहां पर मार्शल लॉ यानी सैनिक शासन लागू कर दिए गए थे। और इसी बीच 2 सत्याग्रही नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों सत्याग्रहियों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद पंजाब की जनता ने इनको छुड़ाने के लिए जलियांवाला बाग, यह बाग जो है अमृतसर में था, जलियांवाला बाग में एक विशाल आयोजन किया। जलियांवाला बाग में एक विशाल आयोजन किया। अब इसको देख लेते हैं जलियांवाला बाग को। काल बैसाखी का दिन था, मार्शल लॉ लागू था और 13 अप्रैल 1919 का दिन था। इसी दिन जब शांतिपूर्वक तरीके से आयोजन चल रहा था तभी जनरल ओ डायर ने बाग को चारों तरफ से घिरवा लिया और उसमें अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद पूरे भारत में मातम का माहौल छा गया और इस घटना से दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने
अपनी सर की उपाधि वापस कर दी और शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी की पद से इस्तीफा दे दिया और इससे पूरे भारत में एक असंतोष की भावनाएं बढ़ने लगी और इससे बड़े ही लोग आहत हुए और इस आहत का परिणाम ये निकला। इधर खिलाफत आंदोलन तो चल ही रहा था। खिलाफत आंदोलन की मीटिंग में इलाहाबाद की कार्यकारिणी की बैठक में महात्मा गांधी भी उपस्थित हुए और महात्मा गांधी ने मुस्लिम नेताओं से असहयोग लाने का प्रस्ताव किया और मुस्लिम नेताओं ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग को पढ़ना है बच्चों असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन अब असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई हमने डिस्कस कर लिया। खिलाफत आंदोलन जो एक मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था, लेकिन यह आंदोलन भी राष्ट्रीय आंदोलन हो चुका था और 1919 का रॉलेट एक्ट और उसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, इन घटनाओं ने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी और पूरे भारत में एक असहयोग आंदोलन करने का मन महात्मा गांधी के दिमाग में आने लगा था और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाने का फैसला कर लिया। अब यह असहयोग आंदोलन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। असहयोग आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? यह आंदोलन तो सत्य और अहिंसा पर आधारित था। सत्य के लिए आग्रह करना था। इस आंदोलन में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं था। यह आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसक था। इस आंदोलन का मेन उद्देश्य था, महात्मा गांधी का मानना था कि अंग्रेज जो है भारत में अपने व्यापार की वजह से टिके हुए हैं और हमारे ही सहयोग पर निर्भर हैं। यदि हम अपना सहयोग इनसे छीन लें, इनसे अपना असहयोग करने लगे हर क्षेत्रों में, चाहे वह कानून का क्षेत्र हो, चाहे वह कोर्ट का क्षेत्र हो, चाहे वह स्कूल विद्यालय का क्षेत्र हो, चाहे वह किसी वस्तु के खरीदने का मामला हो, हर क्षेत्र में हम अपना सहयोग अंग्रेजों से छीन लें तो उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगेगी और वह ज़्यादा दिन तक भारत में टिक नहीं सकेंगे। और इसी उद्देश्य से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन लाने का प्रस्ताव किया। यानी इसमें ब्रिटिश सरकार से पूर्ण रूप से असहयोग करने का मकसद था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। अब 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जहां पर असहयोग का प्रस्ताव लाया गया। किंतु कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। फिर भी छोटे स्तर के नेताओं ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और यह असहयोग प्रस्ताव जो है पारित हो गया। और उसके बाद दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई थी। जिन लोगों ने विरोध किया था उनमें जो महत्वपूर्ण नेता थे, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, श्रीमती एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सारे नेताओं ने विरोध किया था। हालांकि CR दास, मोतीलाल नेहरू ने भी विरोध किया था, लेकिन नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने भी असहयोग प्रस्ताव की स्वीकृति कर ली थी। इस प्रकार भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। यह आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ा। इस आंदोलन की जो प्रमुख बातें थी उसके बारे में देख लेते हैं। गांधी जी का मानना था कि कांग्रेस संगठन को अधिक मजबूत बनाया जाए। इसके लिए कांग्रेस संगठन में सभी वयस्क यानी जितने वयस्क लोग हैं, सभी वयस्क लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाने पर जोर दिया जाए। फिर भाषाई आधार पर कांग्रेस के छोटे छोटे संगठन
बनाए जाए। तो ये सारी चीजें रचनात्मक रूप में हम देख सकते हैं। उसके अलावा देखते हैं कि जो कांग्रेस की जो मूल बातें थी वह बहिष्कार था, बहिष्कार का कार्यक्रम था। बहिष्कार कार्यक्रम के अंतर्गत जो बातें थी उसमें सरकारी स्कूल कॉलेज को छात्र और शिक्षक छोड़ दें, सरकारी स्कूल कॉलेज को छोड़ दें, कोर्ट कचहरी को वकील वकालत छोड़ दें, विदेशी वस्तुओं को खरीदना छोड़ दें, लोग विदेशी वस्त्रों का त्याग कर दें। ठीक है, ये सारी बातें थी। ये बहिष्कार का कार्यक्रम पूरे भारत में बहुत तेजी से बढ़ा और इसमें कुछ सकारात्मक बातें भी थी, जैसे स्व शिक्षा के लिए काम किया जाए, कुछ स्कूल विद्यालय खोले जाएं और इसी संदर्भ में कुछ विद्यालय भी खोले गए, जैसे गुजरात विद्यापीठ, जैसे लाहौर विद्यापीठ, जैसे काशी विद्यापीठ, ऐसे बहुत सारे स्कूल, जैसे डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक इंटर कॉलेजों की स्थापना की गई। ऐसे बहुत सारे स्व शिक्षा के लिए अपना स्कूल और कॉलेज का भी निर्माण हुआ। तो ये हमारे लिए अच्छी बातें थी। ठीक है बच्चों, और यह आंदोलन बहुत तेजी से सफल हो रहा था। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, विदेशी वस्त्रों को पूर्ण रूप से त्याग कर दिया गया, बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, वकीलों ने कोर्ट कचहरी छोड़ दिया, चुनाव में भाग लेना लोगों ने छोड़ दिया। अब इस तरीके से चुनाव का भी बहिष्कार हो गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। इसी पर उनकी महात्मा गांधी की भी आलोचना भी हुई रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कि विदेशी कपड़ों को जलाना निष्ठुर बर्बादी है। लेकिन यह एक आंदोलन था जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था और यह आंदोलन पूर्ण रूप से सफल हो रहा था। गांधी जी का मानना था कि यह आंदोलन जो है इतना सफल हो जाएगा कि हमें 1 साल के अंदर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी और यह आंदोलन पूरे भारतवर्ष में बहुत तेजी से बढ़ा। इस आंदोलन से अंग्रेज काफी घबराए हुए थे। यह आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसक था, इसमें किसी भी प्रकार की हिंसक घटनाओं के लिए जगह नहीं थी। लेकिन अचानक एक संयोग आया, वह 5 फरवरी 1922 का दिन था। 5 फरवरी 1922 का दिन था। गोरखपुर के नजदीक चौरी चौरा नामक स्थान पर एक भीड़ जुलूस निकालकर जा रही थी। उसे पुलिस ने रोका, भीड़ उग्र हो गई और पुलिस थाने में आग लगा दी और उस पुलिस थाने में 22 पुलिसकर्मी जल करके मर गए। यह घटना जो है पूर्ण रूप से हिंसक हो गया और इसके बाद महात्मा गांधी को लगने लगा कि इस घटना का बहाना लेकर के अंग्रेज जो है आंदोलनकारी जो अहिंसक रूप में आंदोलन चला रहे हैं, इनका ये लोग क्रूरता से दमन कर देंगे। इसीलिए गांधी जी को यह घटना जो है झकझोर दिया और इसी घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने फैसला लिया कि असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का अब समय आ चुका है। 12 अभी इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से भी जाना जाता है और यही घटना जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रमुख कारण है। 12 फरवरी 1922 ईस्वी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। कुछ कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे वे बड़े ही अचंभित हो गए कि महात्मा गांधी को इतनी तत्काल जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि यह आंदोलन जो है अब अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ रहा था। लेकिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करना ही उचित समझा। इसीलिए जब यह आंदोलन स्थगित हो गया था तब सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू इन लोगों ने 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज्य पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का गठन किया।
इस स्वराज पार्टी के अध्यक्ष CR दास हुए और इनके सचिव मोतीलाल नेहरू हुए। इस स्वराज पार्टी का उद्देश्य था कि 1923 ईस्वी के विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना, लेकिन असहयोग आंदोलन में यह चुनाव में भाग लेने का बहिष्कार किया गया था। और इसी संदर्भ में 1923 ईस्वी में दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ और स्वराज पार्टी को कांग्रेस का एक अभिन्न अंग मान लिया गया, कांग्रेस का ही संगठन मान लिया गया। और फिर वार्षिक अधिवेशन 1923 ईस्वी में काकीनाडा में हुआ कांग्रेस का, और वहां पर स्वराज पार्टी को चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिल गया। ठीक है, तो ये स्वराज पार्टी का गठन हुआ। यहाँ तक तो हम लोगों ने चर्चा कर ली बच्चों। अब स्वराज पार्टी के गठन के बाद जो है 1923 ईस्वी में 1923 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद का चुनाव हुआ और उस चुनाव में 109 सीटों में से 42 सीटों पर स्वराज पार्टी की जीत हुई। और इस स्वराज पार्टी की जीत के वजह से 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार किसी भारतीय, जिसका नाम विट्ठल भाई पटेल था, यानी 1925 ईस्वी में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में एक भारतीय विट्ठल भाई पटेल को स्पीकर का पद प्राप्त हुआ, स्पीकर के पद पर इनको चुना गया। तो यह स्वराज पार्टी की एक बड़ी जीत थी। ठीक है, तो आज जो है बच्चों हम लोग असहयोग आंदोलन तक अपना अध्ययन कर चुके हैं। आज अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं। अब इसका जो अगला पार्ट है, ये तो तीसरा पार्ट था भारत में राष्ट्रवाद का। अब चौथा जो पार्ट आएगा उसमें इसके बाद जो है उत्तर भारत में कुछ क्रांतिकारी आंदोलन भी हुए, क्रांतिकारी गतिविधियां भी हुई। उस क्रांतिकारी गतिविधियों को पढ़ेंगे, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम यहीं पर अपना वीडियो समाप्त कर रहे हैं। शुक्रिया।